सेक्शन नंबर 6, एक लाइन में गड़बड़ी हो गई। हर एक डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार नहीं होगा। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रजिस्ट्रार होगा। फोटो देखो समझ में आएगा। रजिस्ट्रार एक एक डिस्ट्रिक्ट में है और सब रजिस्ट्रार सब अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मतलब अगर यहां पे एक सब डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे एक सब डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे एक सब डिस्ट्रिक्ट है, हर सब डिस्ट्रिक्ट में एक सब रजिस्ट्रार होना चाहिए मिनिमम, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रजिस्ट्रार होना जरूरी है। लेकिन फिर से ये बात घूम के कहां आती है? स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि मुझे एक डिस्ट्रिक्ट में 2 रजिस्ट्रार बैठाने हैं तो वो बैठा सकती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने रजिस्ट्रार, तो एक। ठीक है, क्लियर? और ये काम किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ये सेक्शंस को केवल अपने इंडेक्स में। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, तुम में से कितने लोग स्टिकी नोट्स यूज करते हैं? स्टिकी नोट्स करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, क्यों? अरे वो आते हैं ना कलरफुल पेपर्स, वहां चिपका देते हैं, उसमें लिख देते हैं। डीआईवाई जाना, सिटी मॉल में डीआईवाई है, सब लोग वहीं से खरीदते हैं क्या? डीआईवाई की स्टेशनरी बहुत अच्छी होती है और बहुत चीप होती है। वहां तुम स्टिकी नोट जाओगे ना 25 रुपए का, 30 रुपए का, वो खरीद के ले आना। पहले तो एक बड़ा सा एक स्टिकी नोट चिपकाना अपने दीवार पे, सिविल जज लिख लेना जिस भी साल में बनना चाहते हो, बाकियों को अपनी कॉपी में जहां चिपकाना चाहो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इवनिंग बैच में पढ़ा रहा हूँ ना, तो इवनिंग बैच में मुझे समझ में आया अब ऐसे कई बच्चे हैं जो ये माइनर एक्ट है, अभी मैंने पढ़ाया पढ़ लिया, उसके बाद अगली बार इस किताब को तब खोलेंगे जब वो एग्जाम देने जाएंगे आज से 2 साल बाद। अब ऐसी परिस्थिति में जब तुम ये किताब खोलोगे ना, तुम अभी कितना भी अच्छे से मैं पढ़ा दूं, उस समय तुम पैनिक में आ जाओगे कि मैं इसमें पढ़ूं क्या। 90 सेक्शन है, छोटा मोटा तो नहीं है, है ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक बड़े एक्ट के बराबर है, 100 सेक्शन के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में स्टिकी नोट काम आते हैं। दूसरा काम करना कि 20-30 रुपए खर्च करके ना 3 कलर के मार्कर्स ले लेना। मार्कर मेरा मतलब है हाइलाइटर, 3 अलग कलर्स के, ठीक है? एक कलर है तुम्हारा लाल के, और इसको केवल अंदर जहां यूज करोगे करना, इंडेक्स को बहुत अच्छे से इससे सजा लेना। जब ये पूरा एक्ट खत्म हो जाए ना, तो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता या जो कॉन्सेप्ट तुम्हें कंफ्यूज करता है, उसको लाल से गोल बना लेना, उसके नंबर पे हाईलाइट कर देना। जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहां बताऊंगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ऑरेंज या ग्रीन कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एक कलर तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जहां तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, या जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है या जो कोर साइड है, उसको मार्क करने के लिए। लेकिन ये दो ना हमेशा यूज करना अपने बेयर एक्ट में। एक लाल, ये बताने के लिए कि जब भी तुम आज से 5 साल बाद भी बेयर एक्ट खोलो तो तुम्हें देखते ही याद आए कि ये वाले सेक्शंस में मुझे हमेशा दिक्कत होती है, इसको मुझे सबसे पहले देखना है। और एक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम बात करते हैं, जो लोग सिविल जज बन गए या जो लोग बनने वाले हैं, ट्रेनिंग में हैं, तो आपको नई नई चीजें समझ में आती हैं। तो जब उनसे डिस्कस करो तो रियल लाइफ प्रॉब्लम समझ में आती है ना। तो वो लोग बताते हैं कि जब हम सिविल जज का एग्जाम देने जाते हैं तो माइनर्स तो हम पूरे साल नहीं खोलते, एग्जाम से 2 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 महीना पहले माइनर की बुक खोलते हैं। तब बहुत काम आता है इंडेक्स, कि हमें तुरंत पता हो कि हमें क्वेश्चन कहां से आने वाला है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। मैंने अभी एक चीज और बताई, हाँ एक चीज और, मैं आपको कल मैंने सॉल्व कराया था ऐसे, ये याद है? ये मैंने ऐसे मार्कआउट किया था, उसके बाद इसके अंदर सारी डेफिनेशन लिखवाई थी। ऐसे ही मैं सेक्शन नंबर भी लिखवा रहा हूं, मतलब आगे मिलेगा आपको, आज भी हम उसको करेंगे। तो अगर पॉसिबल हो ना, तो एक बड़ा चार्ट पेपर खरीदना, या एक A3 साइज का पेपर इतना बड़ा, और उसमें एक छोटा सा काम करना। मान लो ये तुम्हारा A3 साइज का पेपर है, उसको ऐसे क्यूब्स में बांट देना। ठीक है, और ऊपर यहां पे सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे भी है, सेक्शन नंबर लिख देना। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो 90 के 90 सेक्शन लिखो, और तुम चाहो तो जो केवल इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना उनको यहाँ नोट कर देना। और केवल एक लाइन में, एक वर्ड में इसकी हेडिंग, और 2 लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन, जो भी इसके अंदर कीवर्ड दिया हुआ है उसको लिख के अपने पास कहीं संभाल के रख लेना किसी कोने में। ठीक है, दीवार दीवार पे चिपकाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है, बस कहीं रख लेना। और जब कभी भी काम आए, मूड बने कि आज हमें रिवाइज करना है, तो ये रिवाइज बहुत इफेक्टिवली होगा। ये तरीका आजमाया हुआ है, मतलब एक इवनिंग बैच का ही है, तुम्हारा ही सीनियर है, उससे बात हो रही थी तो उसको याद नहीं हो रहा था, वो परेशान हो गया, हर चीज कर ली उसको। तो एक दिन मैंने उसको बैठाया, एक सैंपल बनाया, और मैंने बोला कि ऐसे करके देखना, मेरे ख्याल से काम कर जाएगा, और काम करने लग गया। तो अब उसको सेक्शन नंबर बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 6 पढ़ो भाई। ओह 7, सेक्शन नंबर 7, तो ये क्यों लिखा हुआ है मैंने? अच्छा 7 है ये।
ठीक है, आगे वाला प्रोवाइडेड। चलो ध्यान से एक बार हिंदी वाले भी देख लेंगे। रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले बिना मेरे समझाए रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार को अंडरलाइन कर लो। जॉइंट सब रजिस्ट्रार आपको पहली और शायद आखिरी बार यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जॉइंट सब रजिस्ट्रार का जिक्र कहां पे किया गया है? सेक्शन नंबर 7 में। तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार को अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी में लिखा है संयुक्त उप रजिस्ट्रार, ठीक है। अब इसको समझो ये क्या कह रहा है। हमने पिछले वाले सेक्शन में क्या देखा कि अगर कोई स्टेट है तो स्टेट को हम डिवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ऑफिस होगा, किसका? रजिस्ट्रार का। क्लियर? हर डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होना कंपलसरी है। उसके बाद हर सब डिस्ट्रिक्ट में गए, हर सब डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पद होना चाहिए था? सब रजिस्ट्रार का। तो ऑफिस या ऑफिसेस लिख दिया, यानी कि एक सब डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक नया नाम आया, जॉइंट सब रजिस्ट्रार। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर एक कोनी सब डिस्ट्रिक्ट है, कोनी अगर एक सब डिस्ट्रिक्ट है तो कोनी में एक या एक से ज्यादा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस होंगे, या हो सकता है एक सब रजिस्ट्रार और कई सारे जॉइंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेस हो। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ में आ गई? पहला सबसेक्शन क्लियर है। और यहां पे इन ऑफिसेस की स्थापना की बात कर रहा है, इन पदों की नहीं, ठीक है। ये ऑफिसेस की बात कर रहा है। अब बीकॉम एलएलबी से कौन है? बताओ भाई, अमलगमेट का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। और अच्छे से रिफाइन करो इसको। सही बात है कंबाइन करना, लेकिन किसको, कैसे? हाँ गुड, बोलो बोलो। हाँ सही सही बात है। अब अगला सब सेक्शन बात करता है अमलगमेशन की, जिसको हिंदी में लिखा गया है समामेलन। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए सब सेक्शन 2 में, बस वही इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये कह रहा है कि राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ये जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार है और ये जो ऑफिस ऑफ जॉइंट सब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का है, इन दोनों ऑफिसेस को मिला सकती हैं और मिला के एक ऑफिस बना सकते हैं। पहले इसको समझते हैं ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए आप सब लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपके बगल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अब जीजीयू में या आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे एक सिचुएशन आ गई कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पुरानी थी। जब उस डिपार्टमेंट में कोई नहीं था तो रात को 2 बजे वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग सडनली ग्राउंड फ्लोर की हो गई, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में केमिस्ट्री के बच्चों को तो पढ़ाना है, केमिकल बनवाना है उनसे। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के साथ अमलगमेट कर दिया, यानी इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मिला दिया गया। अब वहां के बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, वहां के टीचर्स यहाँ पे बैठेंगे, टाइमिंग को मैनेज कर दिया गया। बात समझ में आ गई? अब इस सेक्शन का पहला पार्ट हमें क्लियर है कि दोनों के ऑफिसेस को मिलाया जा सकता है। दूसरा पार्ट इसी सब सेक्शन का क्या कहता है कि जब इन दोनों ऑफिसेस को क्लब कर दिया गया और मान लो अगर रजिस्ट्रार उपस्थित नहीं है या किसी और परिस्थिति में, तो सब रजिस्ट्रार नाम के ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति को रजिस्ट्रार की पावर दी जा सकती है कि वो रजिस्ट्रार के सारे काम कर सकता है। बात समझ में आ गई? यानी हमें क्या समझना है कि अगर दो ऑफिसेस हैं, दोनों को मिला दिया गया, तो उस परिस्थिति में एक रजिस्ट्रार होगा एक डिस्ट्रिक्ट का, उसके नीचे एक सब रजिस्ट्रार काम कर रहा होगा और उसके नीचे कोई जॉइंट सब रजिस्ट्रार काम कर रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा सब रजिस्ट्रार है जो जिसके ऑफिस को अमलगमेट कर दिया गया है रजिस्ट्रार के ऑफिस से, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की पावर्स या ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दे सकती है, सिवाय एक के, जो कि अगले प्रोवाइजो में लिखा है। और वो क्या लिखा है कि वो खुद के अगेंस्ट अपील नहीं सुन सकता। मतलब सिंपल सी बात है, कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करेगा ये? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है? नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज। अपने खुद के प्रॉब्लम के लिए आप खुद जज नहीं हो सकते। क्लियर? चलो, सेक्शन समझ में आया? हाँ, तो जॉइंट रजिस्ट्रार तो उसी ऑफिस में आता है ना, ऑफिस एंड ऑफिसेस ऑफ जॉइंट सब रजिस्ट्रार है ना। ये जो जॉइंट पद है ना, ये काम कैसे करता है पता है? मान लो गजेंद्र को हमने रजिस्ट्रार बना दिया जीजीयू का, तो जो जॉइंट रजिस्ट्रार होगा ना,
वो ये जो असिस्टेंट और डेप्यूटी रजिस्ट्रार काम करते हैं, इन दोनों से ऊपर होता है। ये रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट रैंक का मतलब उसकी सैलरी रजिस्ट्रार जितनी ही होगी, एडिशनल रजिस्ट्रार, इक्विवेलेंट रजिस्ट्रार। तो यहाँ जो सब रजिस्ट्रार की बात कर रहा है मतलब वो ऑलमोस्ट रैंक में उसके सेम है। सैलरी में अगर इंक्रीमेंट हटा दिए जाए तो बेसिक सैलरी दोनों की सेम होगी, और वो सेम ऑफिस में काम करते हैं ताकि उनका बर्डन कम रहे, जॉइंट पद जो होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। कहाँ पे? 6 में द स्टेट गवर्नमेंट पर्सन में द, देखो रजिस्ट्रार्स ऑफ द सेवरल, तो हाँ ठीक, यहाँ कहाँ लिखा है? अच्छा उसी को बोल रहे हो 6 को? हाँ वो तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रजिस्ट्रार्स के बारे में बात। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ अगर वो करना चाहे तो, प्रैक्टिसेबल नहीं है, नहीं किया जाता, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, वहां पे एक रजिस्ट्रार है, 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिए तो पागल हो जाएगा। और रजिस्ट्रार का काम क्या है? वहां पे रजिस्ट्री करना। वो यहाँ बैठ के रजिस्ट्री करेगा कि वहां बैठ के रजिस्ट्री करेगा? इसलिए किया नहीं जाता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो कभी भी कोई स्टेट एक्ट पढ़ते हैं ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना एब्सोल्यूट पावर में आती है। और स्टेट एक्ट की सबसे बड़ी कमी यहाँ पे ये है कि उसके कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते हैं। मतलब कुछ आपने देखा होगा ना, इसके प्रोविजंस भी पढ़ोगे तो देख के समझ में आएगा, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है जिसको देख के आप ये कह सको कि हाँ सब कुछ सॉर्टेड सॉर्टेड सा है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, जो मन में आएगा करेगी। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।